दोस्तों, इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हूँ और यही SIS का लॉन है जहाँ पे कुछ दिन पहले JNU चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ। और इस चुनाव की एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि विश्वजीत मिंजी जो हैं, जिनका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से हैं, ये अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने इलेक्शंस लड़ा। और जो JNU कैंपस में जो बापसा संगठन है, जो एक अम्बेडकरवादी फूलेवादी छात्र संगठन है, उसके ये उम्मीदवार थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। और हम सब लोगों ने इनकी स्पीच को, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट था, उसको हम लोगों ने सुना। और इन्होंने एक बात बहुत ज़ोर से कही, बहुत ही उसको अंडरस्कोर किया कि वंचितों की लड़ाई जो होगा वो वंचित ही लड़ेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि इस देश में जो मूल निवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल है, उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। जो इस देश की जल जंगल ज़मीन, इसकी संस्कृति के मालिक हैं, उन्हीं को इस देश में सबसे ज़्यादा हाशिए पे धकेल दिया गया है। JNU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे प्रगतिशीलता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि शायद विश्वजीत पहली बार अध्यक्ष के पद के तौर पे किसी आदिवासी समुदाय से इनको खड़ा किया गया था। मुझे पता है कुछ साल पहले एक आदिवासी महिला कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जीती थी, लेकिन आदिवासी लोगों को जिस तरह से समाज के अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से उनको एक्सक्लूड किया जाता है, उस तरह से JNU की राजनीति में भी एक्सक्लूड किया जाता है। तो इस घटना को, इनके चुनाव को, और जिस ज़ोर शोर से इन्होंने वंचितों के सवाल को उठाया, मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल मोमेंट है। तो इसी सवाल पे हम कुछ और ज़्यादा जानने के लिए विश्वजीत से हमने अभी रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा हमसे बात कीजिए। इन्होंने इसके लिए हाँ भर दी। विश्वजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो विश्वजीत, सबसे पहला सवाल आप बताइए कि आपका संबंध आदिवासी समाज से है और आदिवासी में भी जो उरांव आदिवासी हैं उनसे है। और आप सब लोग जानते हैं कि झारखंड के अलावा बिहार के हिस्से और वेस्ट बंगाल में जो हिस्से नॉर्थ के हिस्से हैं, जो ऊपर के हिस्से हैं, वहाँ पर भी उरांव लोगों की बड़ी आबादी पाई जाती है। तो आप अपने समाज के बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका इतना लंबा सफ़र, आपको बंगाल से BHU से होते हुए JNU तक आए। किसी एक आदिवासी नौजवान के लिए यूनिवर्सिटी में पहुंचना कितना मुश्किल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आप ये क्वेश्चन पूछे कि बैकग्राउंड जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी के बारे में, और इनका सोशल लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उरांव कम्युनिटी से आता हूँ, तो मेरा घर मैं पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं वेस्ट बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक उरांव कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ। तो एज ए आदिवासी ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो हायर एजुकेशन का सपना देखे, क्योंकि डेली लाइफ में जो चुनौतियाँ उनके पास होते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, उनको टेकल करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है और हायर एजुकेशन वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो उस सिचुएशन से, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, जो उस डिफ़िकल्ट एक इन्वायरमेंट से जहाँ पे एजुकेशन का बात नहीं होता, जहाँ पे एक इंसान कैसे जिए, मतलब बस एक दिन कैसे जिए उसके बारे में सोचता है, उस जगह से वो मतलब उस जगह से BHU, मतलब बंगाल से BHU से JNU आना बहुत, मतलब मैं समझता हूँ बहुत कठिनाइयाँ मुझे फेस करना पड़ा है। और शायद सबको, नॉट शायद सबको ही, ये सबको जो आदिवासी स्टूडेंट्स होते हैं, जो हायर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट एक सफ़र रहा मेरे लिए। अच्छा, हायर एजुकेशन में अगर आप सरकारी आंकड़ों को भी देखें तो सबसे ज़्यादा हाशिए पे आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो आप JNU तक पहुँचे और आप JNU में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे PhD कर रहे हैं। हाँ। तो आप किस तरह के विषय पर रिसर्च कर रहे हैं और किस तरह से आपका जो रिसर्च है वंचित तबकों को मदद पहुँचाएगा? मेरा काम थोड़ा डिफरेंट है। मेरा पहले से इंटरेस्ट रहा है कि ज्योग्राफी में, मतलब मैं आर्ट्स में मेरा 12th हुआ एंड देन आई ऑप्टेड ज्योग्राफी। तो उसमें मेरा ज्योग्राफी में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी में, तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मेरा काम है एक सिटी स्पेस में जब एक रिवर पास करता है तो उसका बिहेवियर में क्या चेंजेस होता है। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सिटी एक्सपेंशन ऑन रिवर, राइट। तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि एक
नेचर का बात करते हैं, हम आदिवासी हो के जल जंगल जमीन का बात करते हैं, तो रिवर भी एक नेचुरल स्पेस है, राइट। एक इंसान का एक फ्रीडम ऑफ स्पेस होता है, तो रिवर का भी एक स्पेस होता है, फ्रीडम ऑफ स्पेस। तो उसमें उस पर्टिकुलर नेचुरल चीज को किस तरीके से हम लोग जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो डैम हो और भी जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं नेचुरल स्पेस में, तो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। उसके साथ वो नेचुरल चीज में तो इम्पैक्ट होता है, उसके साथ हम लोगों को भी झेलना पड़ता है, ह्यूमन को भी इम्पैक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। तो वो चीज़ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नेचुरल सिस्टम को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके भीसा भी एक ह्यूमन को क्या नुकसान हो सकता है, उसका क्या मतलब क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में, वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। दोस्तों पिछले सेमेस्टर में भी मैंने एक पेपर जो है इन्वायरमेंटल साइंस को मैंने पढ़ाया था, और जो बहुत सारी रीडिंग की तो ये बात और भी मजबूती से मेरे सामने आई कि अगर इस दुनिया को बचाना है, सिर्फ भारत की ही बात नहीं है और दिल्ली को ही नहीं है, अगर इस दुनिया को बचाना है तो हमको आदिवासियों की जो ज़िंदगी है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जो उनकी पद्धति है, उनको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आधुनिकता और मॉडर्निटी और विकास के नाम पे हमने डैम बनाए, बड़ी बड़ी कारखाने और फैक्ट्रियाँ खोली, और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। पेड़ पौधे जंगल को काटे और जानवरों को हमने तबाह किया, और उसका असर अब इंसान के ऊपर भी दिख रहा है। आदिवासी इलाके में जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, जिस तरह से डैम में आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से डैम बनाने की वजह से जिस तरह से बड़ी तादाद में आदिवासियों को विस्थापित किया गया, और ये विस्थापन हो भी रहा है। सबसे ज़्यादा कच्चे माल का लूट जो है वो आदिवासी इलाकों से ही हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इस पे पहले बोलना चाहता हूँ कि आप आदिवासी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं जी। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज़ादी का 75 से 77 साल होने वाला है, राइट। तो उस टाइम पे जो एक इस देश को राष्ट्रगुरु बनाने के नाम पे, विकसित बनाने के नाम पे पूरा देश में जो प्रोजेक्ट्स आए हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स है वो इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया? आदिवासी इलाकों में किया गया। और उसके साथ क्या हुआ, उनका जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उनके इश्यूज़ को साइड लाइन किया गया, राइट, उनके लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय किया गया। इन पूरा अभी भी लगातार चलते आ रहा है। तो मैं कहता हूँ ये डेवलपमेंट नहीं है, आज का नाम पे डेवलपमेंट इज द जेनोसाइड ऑफ आदिवासी पीपल, राइट। तो उन तमाम वो जो डेवलपमेंट के नाम पे उनका प्रोटेक्शन का बात करनी है। आप मान लीजिए एक जगह को आप रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दे रहे हैं, बाउंड्री लो आपने खींची, हमने तो नहीं खींची। हम जल जंगल जमीन का बात करते हैं, हम बहुत लोग सोचते हैं कि ये लोग तो वन में रहता है, जंगल में रहते हैं। हम उस वन को उस जगह को फ्रूटफुल स्पेस बनाया, एक ऐसा स्पेस बनाया जहाँ एक सस्टेनेबल रहे, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट रहे। आज ये लोग बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे करना है, ऐसे करना। मैं कहता हूँ आदिवासी से सीखो तुम। आदिवासी किस तरीके से अभी भी वो जी रहे हैं, जी ऐसा सोसाइटी जो बहुत मैं बोलता हूँ कि वो जो अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत इगलिटेरियन सोसाइटी उस टर्म से। तो ये मुझे लगता है कि आज का दौर पे ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा जेनोसाइड है आदिवासी लोगों के लिए, नॉट ओनली आदिवासी लोगों के लिए, जो तमाम जो ऑपरेट सेक्शन है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा पूरे सोसाइटी के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए जेनोसाइड है। अच्छा विश्वजीत, डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको डेवलपमेंट जो भी है, जिस तरह का भी डेवलपमेंट अगर इस देश में होना चाहिए, अगर आप वहाँ जाएं और एक आदिवासी पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट देखें तो किस तरह का डेवलपमेंट होगा? वो पहले तो डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, जी, राइट। तो उनमें एक स्टेक होल्डर होता है वहाँ का कम्युनिटी, वो कैसे रेजिलिएंट है। किसी एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। तो अभी का दौर में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट असेसमेंट, एक कंपनी है जो बनाना चाहता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और एक कंपनी जो स्क्रीनिंग करता है, उसके असेसमेंट करता है, दोनों मिला जुला है। उसमें जो स्टेक होल्डर्स है, जो कम्युनिटी है पर्टिकुलर जगह का, मान लीजिए आदिवासी कम्युनिटी का बात करते हैं, वो अलग जो ऑपरेट सेक्शंस है, जो पर्टिकुलर स्पेस का कोई अगर कम्युनिटी है तो उनको भी पूछना चाहिए वो किस तरीके से रेजिलिएंट है। अभी देख सकते हैं झारखंड में जो डैम बनाएगा बहुत सारा, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस देश में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यूएन का जो रिपोर्ट है उसमें देख सकते हैं, उसमें आदिवासी का हुआ। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, ये उनको चाहते कि डिस्प्लेसमेंट करें इनको, क्योंकि इनके पास वो पावर नहीं, उनको शायद तो वो सोचते हैं कि इनके पास ये कुछ नहीं कर सकते, उसको स्टिग्मेटाइज तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, और ये बात सही भी है, इवन भी बहुत बार इस बातों को कहा है कि जो कम्युनिटी है उसको जब तक आप उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे
और जो कम्युनिटी हैं, जो लोकल समुदाय हैं, अगर उनकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी ऑटोनॉमी को आप नहीं मानेंगे, तब तक कोई विकास नहीं हो सकता है। लेकिन इस देश में विकास कैसे हो रहे हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी या विदेश में बैठा हुआ कोई आदमी जो कभी किसी आदिवासी इलाके में कभी विजिट भी नहीं किया, वो ऐसी पॉलिसी बनाता है और वो कहता है कि यही पॉलिसी सही है। जी, एक सवाल का जब आप बताइए, आजकल मैंने बहुत सारे आदिवासी जो एक्टिविस्ट हैं उनसे भी ये बोलते हुए सुना है कि न सिर्फ जल, जंगल, ज़मीन और उसके संसाधन पे हमला है, बल्कि आदिवासी इलाके में उनकी संस्कृति को भी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है और बड़ी तेज़ी से उनका भगवाकरण करने के लिए भी तमाम जो शक्तियाँ हैं उनके ऊपर लगी हुई हैं। हाँ, ये सही बात है। मैं पहले आपका पॉइंट में ये कहना चाहता हूँ, जी, जो बोलिए। डेवलपमेंट के नाम पे आप दिल्ली में बात कर रहे थे, जी, दिल्ली में बैठ के, तो आज अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, जी 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 तो जो लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है, जी। वो एक एसी कमरा में बैठा है। जी जी वो भी तो क्लाइमेट एसी कमरा, एसी वन काइंड ऑफ द फैक्टर फॉर दिस काइंड ऑफ इंड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। जी जी। तो इस तरीके से उसको मतलब यही है कि आप कह रहे हैं कि कथनी और करनी में हाँ, फर्क है। कथनी और करने में फर्क है। जी तो आप उस स्पेस में जाना चाहिए आपको कि उस स्पेस का कंडीशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको समझेंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी प्रोजेक्ट को। वो नहीं हो रहा है। उसमें स्टेक होल्डर्स में उनको लिया ही नहीं जा रहा है, उस स्पेस का जो स्टेक होल्डर्स है उनको। जी जी। तो और क्या सेकंड क्वेश्चन? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आदिवासी इलाके जो हैं वहाँ पे न सिर्फ जल, जंगल, ज़मीन का शोषण हो रहा है, बल्कि आदिवासियों को उनके कल्चर, उनके संस्कृति से भी उनको जुदा करके एक भगवाकरण किया जा रहा है। हाँ, ये तो हमेशा से चलता है, आज़ादी के बाद ये प्रोसेस तो चलता आ रहा है। जो आरएसएस का जो छोटा छोटा स्कूल होता है, जी। विद्या मंदिर जो कुछ भी है, जी, जी, जी। तो वो इसीलिए खुला गया है ना। आप देख सकते हैं कि जी। ये आपको समझना पड़ेगा। आज इस देश में उसको भगवाकरण किया जा रहा है, तो किस तरीके से किया जा रहा है, उनको अप्रोप्रिएट करके। तो अप्रोप्रिएशन एक क्या है कि ब्राह्मणिकल नोशन है। जी जी हर अब इस कैंपस में भी देख सकते हैं जी जी कि आज इस कैंपस में कोई जय भीम का नारा नहीं लगता था, जी। बाबा साहब के बारे में बात नहीं करते, तो आज ये लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक वन काइंड ऑफ ब्राह्मणिकल नोशन है। मतलब काम आप करेंगे हाँ। और जो उसका फल होगा वो छीनने के लिए हम आ हाँ, जाएंगे। वो ऐसे ही कर रहे हैं। जी तो ये चीज़ आदिवासी इलाकों में बहुत मतलब एक फोर्सफुली और स्ट्रांगली किया जा रहा है कि आप तो मतलब एसटी है, मतलब आप एसटी है, लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है कि आप हिंदू है। मैं मेरे स्पीच में भी मैं बोला हूँ कि आदिवासी आर नॉट हिंदू, दे आर आदिवासी इंडिजन। हिंदू नहीं है। जी, जी। वो था ही नहीं कभी। उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिटर्मिनेशन है, जी वो उनका अलग एक लाइफ स्टाइल है, कल्चर है, जी। लैंग्वेज है। जी और वो चीज़ अभी ये क्या चाहते हैं कि अगर एसिमिलेट करेंगे उसको, उनके अप्रोप्रिएट करने लगे उनका कल्चर को एसिमिलेट करेंगे, तो उनका वोट बैंक के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। जी जी और उसके वजह से आप देख सकते हैं आप आज तक पूरे देश में जी कि आदिवासी के बारे में जो बात बोला गया, उसके बाद क्या किए लोग आदिवासी के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट आदिवासी का, जो तमाम ये जो है ना एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, वो जो मार्जिनलाइज्ड है उसको ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड करो। ये इस सिस्टम का नेचर वो है। जी जी जी। अच्छा, ये एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ के जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उसके ऊपर गैर आदिवासी और ख़ासकर जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका बोलबाला है। यानी आदिवासी इलाकों में आदिवासी की ही नहीं चल रही है। हाँ, ये तो हमेशा से आया है। आप देखिए कि जो पूरा देश में जो आदिवासी इलाका है वो कितना रिसोर्सफुल एरिया है, राइट। तो अभी उस इलाका में अगर रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, कौन कर रहा है? जी जी जो आउटसाइडर्स हैं। जी और उसका लोकेशन देखिए, मतलब सोशल लोकेशन देखिए। जी आप अगर झारखंड का बात कर लीजिए, मैं एग्जांपल झारखंड का देख लीजिए। जी। अभी झारखंड का डिमांड कब से आ रहा था? जी। मतलब जब आज़ादी मिला तब से आ रहा है, उससे पहले से उससे ही है। पहले भी है। जी, हाँ, जी, जी, जी। तो कब मिला? 2000 में मिला। और वो भी ग्रेटर झारखंड की बात है। हाँ, ग्रेटर झारखंड की बात है। जी तो अभी जो भी मिला उसमें क्या है जी। हालत? तो कौन वो लूटा कौन? और शहर में आदिवासियों के ऊपर जो गैर आदिवासी हैं वो बैठे हुए हैं। हाँ, वो होता है। यही तो मैं कहता हूँ कि एक ऑप्रेस्ड को एक ऑप्रेस्ड रिप्रेजेंट करेगा। जी आज इस देश में अगर मुद्दा हमारा है तो पॉलिटिक्स भी हमारा होना चाहिए। मुद्दा हम सॉल्व करेंगे, ना कि कोई एक सेवियर बन के कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने आए। लेकिन ये सब तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आदिवासियों के उनके कल्चर, उनकी जल, जंगल, ज़मीन, उनके रिसोर्सेज को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर उस चीज़ों को आप हड़प रहे हैं तो ये तो संविधान के विरोध भी है। हाँ, विरोध है। तो इसके खिलाफ इसको रोकने के लिए आप एज एक एक्टिविस्ट के तौर पे क्या देखते हैं, क्या रास्ता है आगे का? रास्ता यही है कि किसी एक सिस्टम में जी। किसी कम्युनिटी का अगर इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जी
इक्वल पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तब वो सोसाइटी, मुझे लगता है कि वो सोसाइटी ज़्यादा कॉन्शियसनेस नहीं हो पाएगा कि उसका बारे में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। शायद वो हो सकता है कि मेरा मुझे लूटा जा रहा है, लेकिन वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। उसमें एक संसाधन है कि एजुकेशन, बाबा से वही बात करते हैं ना, एजुकेट, एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज। तो एजुकेशन वो लोग देना ही नहीं चाहते उनको। तो आप देख लीजिए कि आप शायद, हम अभी डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं कि झारखंड में ही देख लीजिए कि जिस गांव से कोयला आता है शायद उस गांव में बिजली नहीं है। बिल्कुल, राइट। तो ये जो तमाम जो प्रोसेस है ना, इस स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, और इस स्ट्रक्चरल को मतलब इस प्रोसेस में मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि इस चीज़ों से हम लोग अगर ज़्यादा एजुकेटेड हो पाएंगे तो उसमें एक एजुकेटिव जो लीडर है उसका कमी रहा है पूरा आदिवासी कम्युनिटी में। वो देखो, जो जैसे एक दलित कम्युनिटी में या पर्टिकुलर अलग सेक्शन जो बर्नर सिस्टम में आते हैं, जो मतलब बर्नर सिस्टम के जो लोअर सेक्शंस में आते हैं, सोकल लोअर सिस्टम में, तो उनमें जो बाबा साहब पे उभर के आया, वैसा आदिवासी समाज में वो कमी रहा है। शायद वो रेबिलियस मतलब लीडर रहा है, बट वो एजुकेशन के तरफ से, शिक्षा के ओर से वो सोचे नहीं होंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से दलित समाज के अंदर में एक अपने अधिकारों को लेके सामने रखने के लिए जो एक तबका इंटेलेक्चुअल हो, हाँ। या एडवोकेसी ग्रुप हो या जर्नलिस्ट हो, ये कुछ उभरते हुए दिख रहा है। हाँ। और ये तबका अभी भी ब्राह्मणवादी तबके से बहुत ही कम है, लेकिन वो चीज़ें आदिवासी में अभी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अभी ग्रो कर रहा है, अभी आ रहा है, वो चीज़ हो रहा है धीरे धीरे। जितना मतलब वो बाबा साहब तो वही रास्ता दिखाया, अभी हम लोग बाबा साहब को फॉलो करें। शायद बाबा साहब जो पूरा सोसाइटी के लिए सोचा है, ना सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए सोचा है। तो ऐसा मुझे लगता है उस टाइम पे, हाँ, शायद जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट किए, फाइट भी किए, बहुत रेवोल्यूशन किए, लेकिन वो बस रिवोल्यूशन तक रह गया। उसमें हम लोगों के पास वो एक ऊर्जा आ गया, हम लोग कर सकते हैं, बट किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ मुझे लगता है कि उसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, मतलब एक चीज़ होना चाहिए कि एजुकेशन, उसका कमी है, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जो मुझे लगता है। ये हो सकता है स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग शायद वो एजुकेशनल जो मीन्स है उसको हम लोग ग्रैप नहीं कर पाए। अच्छा, ये देखिए, मीडिया को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, प्रोफेसर के लेवल पे देख लीजिए, वाइस चांसलर देख लीजिए, ये सब जगह पे, इंडस्ट्री में देख लीजिए, सब जगह पे आदिवासी लोग तो कहीं है भी नहीं। हाँ। इसका इसका क्या रास्ता हो सकता है, या अभी हमें और लंबा वेट करना पड़ेगा, क्या है आप? मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ में ना इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैं मान लीजिए एक आदिवासी का इशूज़ है, जी एक जो गैर आदिवासी वो रिप्रेजेंट कर सकता है, जी लेकिन उसमें अगर इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा तो वो भी डिमांड करेगा ना। जी तो इक्वल पार्टिसिपेशन होने ही नहीं दे रहा है कि आप, मैं तो आपका लीडर हूँ, मैं एक मतलब नॉन आदिवासी लोग हूँ, तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उस तरीके से उसको बोला कि आपका प्रॉब्लम है, मैं आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दूंगा। राइट। आप देख लीजिए पूरे देश में, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस देश में जी आप बोल जैसे रिप्रेजेंटेशन का बात की है कि उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज पूरे देश में वो टोकनिज्म के रूप में लिया जा रहा है बस आदिवासी को। उसका जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसका प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं वो नहीं हो रहा है। उसका कमी, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए पूरे गवर्नमेंट को। दोस्तों, जिस जेएनयू यूनिवर्सिटी में हम बैठे हुए हैं, जिस जेएनयू में हम बैठे हुए हैं, और कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रगतिशील है और बहुत मायने में दूसरी यूनिवर्सिटी से बेहतर भी है, इस बात को हम कबूल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई एक दो ही कहीं कहीं पे आपको आदिवासी प्रोफेसर आपको दिख जाएंगे। 2 4 5 से ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे। और चेयरपर्सन्स के लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि किसी सेंटर में कोई आदिवासी चेयरपर्सन बना होगा, और बना होगा तो बहुत ही 1-2, इतने सैकड़ों सेंटर हैं, दर्जनों सेंटर हैं। वाइस चांसलर लेवल पे तो अभी देश में आदिवासी जो वाइस चांसलर होगा बिल्कुल ही 1 ही 2 होगा। तो जब जेएनयू में ये हाल है, आप देखेंगे कि आदिवासी जो छात्र होते हैं उनको पीएचडी कराने से उनको रोका जाता है, उनको उनके खिलाफ जातिगत क्या कहते हैं, उनके खिलाफ गंदी गंदी टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है कि आदिवासी पीएचडी कैसे करेगा, और ड्रॉप आउट किया जाता है, उनको क्या कहेंगे, उनको वाइवा में कम नंबर दिया जाता है। तो इस तरह का जो इंस्टीट्यूशनल जो मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है, इससे कैसे मुकाबला किया जाए, आप क्या समझते हैं? ये स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, ये पूरा मतलब जेएनयू का अगर बारे में बात करें तो जेएनयू या और भी यूनिवर्सिटी जी, जब जेएनयू का ये हाल है तो बाहर तो जैसे और भी ज़्यादा है। जैसे मैं बापसा का ये डिमांड रहा है कि जो भाई बाबू से में जो मतलब जो मार्क्स दिया जाता है तो उसमें इंटरव्यू का मार्क्स वेटेज कम किया जाए। जी जी जी। और उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि भाई बाबू से में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें जो एग्जामिनर रहता है, जो इंटरव्यूअर रहते हैं, वो कौन रहते हैं, उसमें भी मार्जिनल सेक्शंस का जो प्रोफेसर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो मुझे लगता है वो शायद कम हो जाएगा। क्योंकि वही बात है कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक आदिवासी स्टूडेंट्स को, मैं मान लीजिए मैं बहुत प्रिविलेज हूँ तो मैं उस तरीके से सोचूंगा, मेरा जो नेचर है ब्राह्मणिकल नेचर वही रहेगा।
कि ये तो ऐसा जगह से आया, ये क्या करेगा, कैसे रिसर्च करेगा। लेकिन एक वहीं पे अगर एक आदिवासी लीडर या मतलब सॉरी आदिवासी प्रोफेसर या जो अदर कम्युनिटी का जो ऑपरेट सेक्शंस का जो प्रोफेसर है वो रहेंगे, तो वो सोचेंगे कि क्या सीन होता है, कौन सा लोकेशन से वो आते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा। तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए उसका, उसमें जितना जो आदिवासी प्रोफेसर्स है, जो ऑपरेट सेक्शंस का जो प्रोफेसर है, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मार्जिनल सेक्शंस का जो प्रोफेसर है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अच्छा, ये आदिवासियों के बीच में उनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए आदिवासियों को कई बार धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है कि ये आदिवासी देसी आदिवासी है, सरना आदिवासी है, सन ऑफ द सॉइल है, और कुछ आदिवासी जो हैं वो ईसाई हो गए हैं, वो दूसरे धर्म में चले गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसी भी डिमांड कर रहे हैं कि जो ईसाई जो आदिवासी है उनसे रिजर्वेशन छीन लिया जाए। तो जो आदिवासियों के बीच में जो डिवीज़न करने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे कैसे मुकाबला किया जाए? हाँ, ये तो ये समझ में दिखा है। अब देखिए मतलब जो बहुजन मूवमेंट का बात करते हैं, आदिवासी क्या, क्यों बहुजन मूवमेंट का बात कर लीजिए। बहुजन मूवमेंट जब आगे बढ़ता है तो उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं जी। जैसे मैं मतलब काशीराम का मतलब वर्ड से मैं बोल रहा हूँ कि चमचा पढ़े हैं आप, तो उसमें वही है कि जो एक ऑर्गेनाइज ऑपरेट सेक्शंस का जो यूनिटी बन रहा है, जो सॉलिडरिटी बन रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश किया जाता है हमेशा से, कि उनको रूल करना है इस मुद्दे के ऊपर। तो उनका पहले से ब्राह्मणिकल नेचर है, ब्राह्मणिकल सिस्टम में नेचर है कि उनको तोड़ना है। तो आपका कहना है कि आदिवासी एक समान है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो? हाँ, ऑफ कोर्स है जी। अच्छा, वो दलित लोगों के साथ भी, शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनके साथ भी आदिवासियों की दूरियां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं सर, आप बताइए, मैं यहीं पे हूँ आज आपके सामने बात रख रहा हूँ, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहा हूँ, किसके वजह से पढ़ रहा हूँ बताइए? अम्बेडकर की वजह से। शायद अम्बेडकर साहब मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता तो मैं नहीं आ पाता यहाँ पे। तो फिर कौन लोग हैं जो अम्बेडकर जी को आदिवासी समाज के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? तो वही जो ब्राह्मणिकल सोच रखते हैं। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे आदिवासी बच्चों से, जो यूथ हैं, जो आपको एक आइडियल मानते हैं? हाँ। और जो इस तरह के इनके दिमाग में इस तरह की बातें भरी जा रही हैं कि ये आदिवासी सरना है या आदिवासी क्रिश्चियन है, बाबा साहब अम्बेडकर तो दलितों के लीडर हैं, हमारे कोई और है, इन तरह का जो र्यूमर फैलाया जा रहा है, उनके लिए क्या आपके? मैं बस यही कहना चाहूँगा, आज इस देश में जितना भी एजुकेशन मिल रहा है आप लीजिए, पहले एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमें, और हमें अपना जो लोकल जो लीडर्स हैं उनका हिस्ट्री पढ़िए, वो किस तरीके से सोसाइटी में मतलब खुद का डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, खुद का कल्चर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो चीज़ आज इस देश में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एजुकेशन तो ले रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है, एजुकेशन लेना है, लिखना भी है, उसका कल्चर को भी बचाना है, लेकिन उसके साथ हमारे जो लीगल राइट्स है ना, अपना जो डिग्निटी है, जो हक है, उसको बचाने के लिए हमें वो जो पार्लियामेंट के भीतर भी जाना पड़ेगा, असेंबलीज के भीतर जाना पड़ेगा। उस सफ़र को तय करने के लिए हमें एजुकेशन ग्रैब करना बहुत ज़रूरी, जितना भी मिल रहा है वो ग्रैब करने की ज़रूरत है। और ये जो रूमर्स फैला रहे हैं ये बस समाज को तोड़ने के लिए काम करते हैं। आज मैं कहता हूँ कि हम आदिवासी हैं, कोई दलित है और कोई ऑपरेट सेक्शन से अलग कोई है, तो आज अगर हम ये जो सोसाइटी है ना, अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो पॉलिटिकल माहौल है, जो सोसाइटी जो कुछ भी है, उसके लड़ने के लिए हमें एक बहुजन यूनिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर इंडिविजुअल लड़ाई छोड़ के जब हम एक साथ लड़ेंगे ना, तो वो जो यूनिटी होगा पावरफुल यूनिटी होगा, वो जल्दी हम लोग जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है इसको तोड़ सकते हैं, उसके साथ हम खुद का जो कल्चर है उसको बचा सकते हैं, डिग्निटी पा सकते हैं, और जो सोशल जस्टिस का बात करते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं, वो ले सकते हैं। वो काशीराम साहब का जो आइडिया है वो मुझे लगता है कि सबसे मॉडर्न जो एक आइडिया है ना इस पॉलिटिक्स में, वो आइडिया होना चाहिए ऑपरेट सेक्शंस के लिए। जी। अच्छा, ये जहाँ पर एक तो आदिवासियों को चुनाव में आगे नहीं लाने दिया जाता, अगर कहीं जीत भी जाते हैं, किसी तरह से कहीं उनकी सरकार भी बनती है, तो उसको भी जांच एजेंसियों का हवाला देके उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये क्या, ये जो झारखंड के जो बहुत ही लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन जी के जो लड़के थे, हेमंत सोरेन जी, उनको जो जेल में डाल दिया गया है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है इस तरह की चीज़ें? हाँ, ऑफ कोर्स, नॉट ओनली। आप देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ ना कि आज पूरे देश में जो आदिवासियों का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो बहुत ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स उभरते आ रहे हैं। ठीक, ये जो पॉलिटिकल माहौल है इसके खिलाफ, राइट, खुद का हक के लिए, खुद का कल्चर को बचाने के लिए, खुद के लैंग्वेज को बचाने के लिए, खुद के इश्यूज़ को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये मतलब ये लोग चाहते हैं कि इनको मतलब दबाया जा रहा है पूरे सिस्टमेटिकली। तो मैं यही कह रहा हूँ, आज हमें, ठीक है, मैं ये भी दवा के साथ कह सकता हूँ कि आज इस देश में आदिवासी किसी के भरोसे में नहीं है,
उनको पता है कांग्रेस भी वही है, बीजेपी भी वही है, या लेफ्ट भी वही है, ये बस लूटने आता है हमें। जी, तो आज वो लोग जो इंडिपेंडेंट एक फोर्स, इंडिपेंडेंट आदिवासी जो फोर्स जो इमर्ज हो रहा है, उनका जो द्वारा जो इमर्ज हो रहा है, तो उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। जी, और रही बात मतलब पॉलिटिक्स में मैं बात कर रहा हूँ कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो लीडर्स बहुत कम है आदिवासी का, राइट। जी, तो आदिवासी में जो अभी रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, अब देखिए अभी कौन है प्रेसिडेंट, कौन है, एक आदिवासी महिला है। जी, उसके बावजूद भी इस देश में लद्दाख में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, हसदेव में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए क्या हो रहा है। और ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मिनिस्ट्रीज का बात आता है, लोकसभा या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बात आता है, जो लीडर्स उभर के आते हैं उनको कहाँ तक रखा जाता है, बस ट्राइबल मिनिस्ट्री तक। तो मैं यही चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन हो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो और इफेक्टिव हो, जी, हाँ, Proportional ना कि बस भी और- टोकनिज्म के रूप में बिल्कुल, उसको यूज बिल्कुल। किया जाए। दोस्तों ये देखिए कितनी मतलब ये दुख की बात है कि इस देश में हमारे पास एक राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, वो महिला हैं, उनका बड़ा आदर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख लीजिए कि आदिवासी समाज में जो लोग हैं जेल में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, यूनिवर्सिटियों में कम मिलेंगे। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बीमारी और दवा की कमी भी उन्हीं के पास होगी, रोज़गार में कम होंगे। तो ये और उन्हीं की जल है, उन्हीं का जल है, उन्हीं की ज़मीन है, उन्हीं का सब कुछ है, लेकिन मालिक कोई और बना हुआ है। अच्छा, आदिवासी लोगों में बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो सेंसस हो उसमें आदिवासियों को अपने धर्म को अलग तरीके से उनको दर्ज करने की अनुमति मिले, उस तरह का प्रभाव, उस तरह का सिस्टम हो। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? हाँ, वो तो होना चाहिए। आप देखिए इस देश में आदिवासी का पॉपुलेशन कितना है, 8.6% के अराउंड, राइट, 10 करोड़ के अराउंड। उसके बावजूद भी आदिवासी को माइनॉरिटी बोला नहीं जाता है, हाँ, बोला नहीं जाता। और भी अलग धर्म है, उनका भी पॉपुलेशन शायद आदिवासी से कम है, उसका अलग धर्म का दर्जा दिया गया। तो ये क्या चाहता है ना, ये आदिवासी का जो एक संख्या 8.6%, उसको जो लार्जर जो संख्या है, जो हिंदू संख्या है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि वो हिंदू संख्या है, उसको एसिमिलेट करने की कोशिश करने चाहते हैं। तो आदिवासी आज उनका खुद का कल्चर को बचाने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि अपना एक धर्म रहेगा तो उसका एक मतलब एक जो कल्चर है, लैंग्वेज है, तो वो भी बचा रहेगा ना, खुद का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भी बचा रहेगा। तो ये इसलिए नहीं दे रहे हैं इसको कि ताकि वो जो लार्जर जो पॉपुलेशन है उसको एसिमिलेट करे और उसके साथ उसको जस्ट वोट बैंक के रूप में यूज़ करे और कुछ नहीं, एक्सप्लॉइट करे उनको। जी, अच्छा, आप बापसा की तरफ से यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, तो ये अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है या जो इस तरह के संगठन है, इससे आप जेएनयू में आके जुड़े या पहले से भी आपका इस तरह से सोशल जस्टिस की पार्टियों से आपका कुछ ना कुछ रिश्ते थे? मतलब पहले ऐसा कोई रिश्ते मतलब नहीं थे, मतलब टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा सोसाइटी से आता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सोसाइटी बंगाल, जहाँ शायद अनटचेबिलिटी थोड़ा बहुत कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है बंगाल में, बट बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। वहाँ कास्ट नहीं है, लोग ये भी दावा हाँ, ये वो तो एक नैरेटिव है, बट एक्चुअली में जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बट वही है कि उस सोसाइटी में आपको आपका जो आइडेंटिटी है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, उसको जागने नहीं देंगे। पता नहीं, वही तो है ना कि लार्जर पॉपुलेशन में आपको एसिमिलेट कर लेते हैं। जब आप अप्रोप्रिएट हो गए हैं तो आपको आपका जो खुद एक डिग्निटी है उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं ज़्यादा। तो उस चीज़ की वजह से मैं ज़्यादा मतलब उस सोसाइटी में मैं क्या, जितना आदिवासी समाज है वो सोच नहीं सकते, शायद वो ज़्यादा हिंदुइस्ट, वो जो हिंदुइजेशन चल रहा है, कैसे आपका तो ये चीज़ अंदर में आना शुरू, वो चीज़ मैं जेएनयू में आके ही मिला। बापसा वो मुझे एक कॉमन विश्वजीत से एक अम्बेडकर विश्वजीत बनाया मुझे। वो अम्बेडकर के विचारधारा पढ़ा, मेरा जो एक आदिवासी जो हिस्ट्री रहा है उनको पढ़ाया गया, पढ़ा, मैं उसको एक्सप्लोर किया और भी मैं करते आ रहा हूँ, तो एक्सप्लोर करते रहूँगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एसिमिलेट करने का जो प्रोसेस है ना, ये ब्राह्मणिकल जो प्रोसेस है या असिमिलेशन का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू हमें आदिवासी को और भी दलित समझ में तो थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन आदिवासी इसको अंदर वो जो कॉन्शियसनेस है वो मतलब नहीं है, बहुत। अच्छा, कोई ये सवाल पूछ सकता है कि जेएनयू में आने के बाद लेफ्ट संगठन भी आप ज्वाइन कर सकते थे, आपने बापसा क्यों ज्वाइन किया? अब बापसा, मैं वही बता रहा हूँ, बापसा वो है, बापसा में मैं मेरे स्पीच में सुनिए कि बापसा में मैं एक दलित का नेता कोई नॉन दलित नहीं हो सकता, राइट, मतलब एक वोमेन का नेता कोई मैं नहीं हो सकता है, उसी तरीके से एक आदिवासी के नेता कोई नॉन आदिवासी नहीं हो सकता है, राइट। तो ऑप्रेस्ट का नेता ऑप्रेस्ट होता है। तो बापसा वो रियल रिप्रेजेंटेशन का बात करता है। बापसा
तमाम जो ऑपरेट सेक्शन है उनका बात करता है, ना कि उनको टोकनिज्म के रूप में ले रहे हैं। मैं बापसा में जा रहा हूँ, बापसा में मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बापसा मुझे टोकनिज्म के रूप में ले रहा है, राइट। मैं, मेरा स्पेस है, मेरे स्पेस में मैं अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। और जो अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बात करते हैं तमाम अपना मतलब आदिवासी के बारे में, दलित के बारे में, और तमाम जो ऑपरेट सेक्शन, वुमेन के बारे में, क्वेयर के बारे में, और पीडब्ल्यूडी के बारे में, मुस्लिम के बारे में। अब देख लीजिए कितना काम किया इतना साल तक, हाँ, पूरे देश में भी देख लीजिए। कांग्रेस अभी बहुजन का बात कर रहे हैं, कांग्रेस क्या किया? बीजेपी तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बंगाल में चले जाइए, लेफ्ट ने क्या किया आदिवासी के लिए? मतलब मेरा सोसाइटी की हालत वही है पहले जैसा था। तो तमाम ये बस टोकनिज्म के रूप में, ये बापसा की रियल स्पेस है जी। अच्छा, अभी आपकी पीएचडी चल रही है यहीं जेएनयू में, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। तो आने वाले दिनों में आप पढ़ाई और ये पॉलिटिक्स दोनों के बीच में कैसे उसके बीच में एक हार्मनी बनाएंगे, और आगे क्या सोच रहे हैं आप इसके बाद से? क्या आपके फ्यूचर प्लान हैं? ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ पॉलिटिक्स जी, ठीक है। मैं आज यहीं पे हूँ तो पॉलिटिक्स की वजह से हूँ शायद। जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के भीतर पढ़ना है, लिखना है, अपना हक के लिए मतलब पार्लियामेंट के भीतर भी जाना पड़ेगा, असेंबलीज के भीतर भी जाना पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल एक जो सेंटर है ना, पावर का जो सेंटर है, उसमें हमारा जो एक स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये ऑपरेट सेक्शंस का हर उन स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए कि हम पढ़ाई के साथ साथ हम लड़े, खुद का हक के लिए लड़े। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, और इस संविधान की वजह से हम लोग हैं यहीं पे, तो मुझे लगता है कि वो हक के लिए पॉलिटिक्स भी करना ज़रूरत है। और पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो ये बस आपका हक मार लिया जाएगा। हाँ, वो हो ही रहा है, अब देख लीजिए। दोस्तों, बापसा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2024 के जेएनयू इलेक्शंस में विश्वजीत मिंजी हमसे बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया, और इनकी बातों को सुनने के बाद जो मुझे एक दो बातें जो याद आ रही हैं वो यही है। इनका कहना है कि जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी लड़ाई उनको खुद लड़ना होगा। कोई दूसरा अगर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आएगा तो आपके साथ न्याय नहीं कर पाएगा। विश्वजीत, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय भीम, हुल जोहार।